नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको देश प्रदेश के तमाम खबरें दिखाएंगे और शुरुआत सबसे पहले जम्मू कश्मीर से करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इधर केंद्र सरकार के संपर्क कार्यक्रम के तहत 5 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज श्रीनगर के बाहरी इलाकों का जायजा लिया और लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि दौरे पर गए इन मंत्रियों का मकसद लोगों को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटने से होने वाले लाभों को बताना है। इन मंत्रियों में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल, मुख्तार अब्बास नकवी, श्रीपद नाइक और जी किशन रेड्डी शामिल हैं। सालों से अरबों खरबों रुपया आपके तरक्की के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके अस्पताल के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सेहत के लिए आते थे, लेकिन वो कुछ लोगों के नजर हो चढ़ जाते थे, आपको उसके फायदे नहीं हो पाते थे। अब सीधे आप तक उसका फायदा पहुंचे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये मोदी साहब की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है और ईमानदारी से कोशिश है। इधर कर्नाटक के मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया है। एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर एक लावारिस बैग में बम मिला, जिसे सीआरपीएफ की टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। बम एयरपोर्ट के टिकट काउंटर के पास मिला है। बम की खबर मिलने से एयरपोर्ट पर काफी अफरा तफरी भी मच गई। मंगलुरु पुलिस ने सीसीटीवी में संदिग्ध की पहचान कर ली और अब उसकी तलाश की जा रही है। और बात एक बड़ी खबर की जो इस वक्त गुजरात से आ रही है, जहां सूरत में रघुवीर कपड़ा बाजार में भीषण आग लगी है। आग मार्केट के 7वें मंजिल पर लगी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की करीब 70 गाड़ियां और 300 से ज्यादा जवान आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। अगलगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वह इस भीषण अगलगी में करोड़ों के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, सूरत की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, गुजरात सूरत की, जहां रघुवीर कपड़ा बाजार में भीषण आग लगी है और मार्केट के 7वीं मंजिल में आग लगी है। और इस आग को बुझाने में अभी भी दमकल की कर्मचारी लगे हुए हैं। 100 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां हैं, 300 से ज्यादा जवान हैं जो इस आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस आग पर काबू पाया जाए। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितने भयंकर तरीके से लगी और धुएं का गुबार अभी भी उठ रहा है वहां से। और अगलगी की घटना वैशाली के महुआ में भी कपड़े की एक दुकान में लगी है। जी हां, यहां आग से जलकर 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त दोनों दुकान में सो रहे थे। बाद में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मृतक का नाम मंजीत कुमार और भरत शाह था। हादसे के बाद मौके पर काफी संख्या में लोग भी जमा हो गए। आग लगने के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। टीआर पुलिस का जवान एक डेयरी से दूध पैकेट चुराते सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आप तस्वीरों में देखिए, पुलिस का जवान है ये, जो एक डेयरी से दूध का पैकेट चुराता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिन पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, चोर उचक्कों से सबको बचाए रखने के, वो खुद चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। नोएडा की तस्वीर जो पुलिस के शर्मनाक करतूत को बयां कर रही है। सीएए एनपीआर के खिलाफ आज पटना के बोरिंग रोड चौराहा में साइकिल मार्च निकाला गया।
तांत्रिक के पहल के बैनर तले निकाले गए इस साइकिल मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुए। मार्च के जरिए लोगों ने बताया कि सीए और एनपीआर गरीब विरोधी है और संविधान के खिलाफ भी। हमारे सहयोगी रवेश नारायण ने इसका जायजा भी लिया। सीएए और एनपीआर के विरोध में पटना में साइकिल मार्च निकली है और ये आप नज़ारा देख रहे हैं पटना के यहाँ पे हाई कोर्ट के गोलंबर से और बोरिंग रोड चौराहा से निकल करके ये साइकिल यात्रा जो है जिसमें बड़े संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हैं और ये साइकिल यात्रा के जरिए जो है वो एक संदेश देने की कोशिश है जिसमेम एनपीआर और सीएए का विरोध किया गया है। यहाँ जो लोग शामिल हैं उनसे हम लोग सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी का जो नियम लागू कर रहे हैं पूरे भारत देश में, एक गरीब विरोधी एक्ट है, कानून है, इसको हम लोग नहीं चलने देंगे। एनपीआर का विरोध किस लिए हो रहा है? कि ये गरीब विरोधी है और समाज विरोधी है, समाज को बांटने का काम करता है, इसलिए हमको इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं। सरकार कह रही है कि सीए से किसी को कोई दिक्कत। यही बात कह रही है तो लिखित में हमको दे दे। लिखित में हमको क्यों नहीं देती है? सारा काम लिखित में करती है और ये काम लिखित में करने में डरती है, झूठ बोलते हैं। कानून जब आया है तो वो लिखित ही है। लिखित कहाँ है? लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, अमित शाह कुछ बोलते हैं, दोनों दो बात बोलते हैं एक ही दिन में, कैसे चलेगा? ये विरोध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो निकले हैं बड़े संख्या में और ये सीधा विरोध कर रहे हैं सीएए और एनपीआर का। ये पटना से निकलने वाली ये जो साइकिल यात्रा है वो सारे लोग देखिए गले में बैनर लगा करके मोटरसाइकिल से और ये सीधा विरोध कर रहे हैं सीएए और एनपीआर का। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवेश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, एक तरफ सीएए, एनपीआर और एनआरसी के समर्थन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं देखिए विरोध भी इसका विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। चले बढ़ते आगे और बात बैलों की जोर आजमाइश की। तमिलनाडु में इन दिनों बैलों से जोर आजमाइश का खेल जमकर खेला जा रहा है। मदुरई में जल्लीकट्टू की परंपरा अपने रंग में है, तो कोयंबटूर में लोग बैलगाड़ियों की रेस के रोमांच का आनंद ले रहे हैं। सड़क पर सरपट बैलगाड़ी दौड़ाते ये लोग कोयंबटूर के खास परंपरागत खेल में जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये खेल है रेकला रेस, यानी बैलगाड़ियों की रेस। पोंगल त्योहार के साथ तमिलनाडु के पारंपरिक खेलों में बैलों की परीक्षा शुरू हो जाती है। फिर चाहे वो मदुरई का जल्लीकट्टू हो या कोयंबटूर की रेकला रेस प्रतियोगिता। रेकला रेस के लिए सड़क किनारे सजी इन बैलगाड़ियों को इंतजार है अपने साथी बैलों का, जो अपने मालिकों को रेकला का चैंपियन बनाने के लिए यहां पहुंचे। हालांकि कोयंबटूर की रेकला रेस को राज्य में कई स्थानों पर सरकारी आदेश के तहत बैन कर दिया गया था। यह फैसला जानवरों के प्रति क्रूरता को ध्यान में रखते हुए दिया था। आयोजकों और प्रतिभागियों को पशुओं का उत्पीड़न नहीं करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार के आदेश के बावजूद बैलगाड़ियों की रेस की ये परंपरा थमी नहीं और न ही इसे देखने आने वाले हजारों लोगों के उत्साह में कोई कमी आई। हर साल की तरह इस साल भी रेस हुई और रेसिंग ट्रैक के दोनों ओर दर्शकों ने पूरे जोश के साथ हर प्रतिभागी की हौसला अफजाई की, रेकला रेस का पूरा आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नोटबंदी के वक्त अपनी चांदी करने वाले सुनारों पर अब सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। वित्त विभाग ऐसे सभी सुनारों के खाते खोल रहा है जिनकी आमदनी लाखों में थी, लेकिन नोटबंदी के बाद बैंकों में उन्होंने करोड़ों रुपए जमा करा दिए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बंद कर पूरे देश में काले धन के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा था। इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। अब वित्त विभाग ने उन सभी सुनारों के खाते खंगालने शुरू कर दिए हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद बैंकों में पुराने नोटों के बंडल जमा कराए। इस जांच में अभी तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक
इन आभूषण कारोबारियों की आय ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खाई है। जिन जोहरियों ने 2017-18 के आयकर रिटर्न में इस तरह के लेन देन की जानकारी नहीं दी। एक मामले में जमा की गई राशि कारोबारी की पिछले साल की आय से 93,000 गुना ज्यादा है। पिछले साल खाते में केवल 2 करोड़ 64 लाख रुपए थे, लेकिन नोटबंदी के बाद 6.22 करोड़ रुपए जमा किए गए। गुजरात के एक मामले में सुनार ने नोटबंदी के बाद 4.14 करोड़ रुपए जमा कराए। पिछले साल इसी दौरान इस सुनार के खाते में मात्र 44,260 रुपए थे। रिटर्न में 5 लाख से कम आय वाले कई सुनारों ने नोटबंदी में 3 दिन के भीतर अपने खातों में करोड़ों रुपए जमा कराए। एक मामले में 1 करोड़ 16 लाख सालाना आय वाले सुनार ने नोटबंदी के 3 दिन में 4.13 करोड़ रुपए खाते में जमा कराए। इस तरह के कई मामलों में सुनारों से जवाब मांगा गया, लेकिन किसी सुनार से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। नोटबंदी के समय कई और तरीके से सुनारों की हेराफेरी भी सामने आई है। नोटबंदी के समय ग्राहकों का रिकॉर्ड सही नहीं पाया गया है। कई मामलों में बेनाम ग्राहकों को 20,000 से कम की नकदी बिना कारण वापस की गई। कई मामलों में फॉर्म 3CB के साथ ऑडिट रिपोर्ट में दूसरी कंपनियों का खाता अपलोड मिला। देश भर में 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सुनार हैं। आयकर विभाग ने इसी साल जनवरी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु के 10,000 सुनारों को नोटिस भेजा है और इन्हें किसी अपील से पहले जमा रकम की कम से कम 20% राशि जमा करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात नोटों की बारिश की। गुजरात के नवसारी में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां भजन गायिका पर जमकर नोटों की बारिश हुई। जिसने भी देखा उसे यकीन नहीं हुआ। गुजरात के नवसारी में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां जमकर नोटों की बारिश हुई। जिसने भी इसे देखा उसे यकीन नहीं हुआ। तस्वीरों में जो दिख रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि क्या हो रहा है। एक गायिका गाना गा रही है, उसके सामने लोग थिरक रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं। मंच पर मौजूद गाना गा रही गायिका के चारों तरफ नोट बिखरे पड़े हैं। आप सोच रहे होंगे ये सारा पैसा गायिका को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पैसा भजन संध्या के आयोजनकर्ता के पास चला जाएगा, जो एक मंदिर के निर्माण में खर्च होगा। गुजरात में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे कार्यक्रम में पैसों की बारिश हुई है। दरअसल यहाँ लोक संगीत कार्यक्रम में पैसे लुटाने की परंपरा है, जहाँ गायक या गायिका के गाने पर लोग पैसा उड़ाते हैं। गुजरात में ऐसे कार्यक्रमों को स्थानीय भाषा में डायरो कहा जाता है। इन पैसों के जरिए सामाजिक काम किए जाते हैं। कहा जाता है कि डायरो में गायक या गायिका जब तक गाना गाते हैं तब तक पैसे लुटाए जाते हैं। डायरो का आयोजन अक्सर शादी या दूसरे त्योहारों के मौके पर किया जाता है। कई बार स्कूल बनाने और गौ रक्षा के लिए फंड जुटाने के नाम पर भी इसका आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या कभी आपने सलाद प्रतियोगिता देखी है? नहीं तो चलिए राजकोट के एक स्कूल लिए चलते हैं आपको, जहां सलाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने यहां सलाद काटकर अपनी कलाकारी दिखाई और सेहत का मंत्र भी सीखा। चलिए आपको भी दिखाते हैं। अक्सर आपने स्कूलों में बच्चों की डांस, पेंटिंग, क्रिकेट या किसी अन्य खेल की प्रतियोगिता देखी होगी, लेकिन राजकोट में बच्चों के लिए कुछ अलग तरह का कंपटीशन कराया गया, जहां बच्चों को गाजर, मूली, पालक, चुकंदर, शिमला मिर्च, बंद गोभी सलाद बनाने के लिए दिया गया। इसके जरिए आखिर वो क्या बना सकते हैं, इसकी परीक्षा ली गई।
सलाद के जरिए ही कई बच्चों ने अलग अलग चीजें बनाई। किसी ने ट्रेन और पेड़ तो किसी ने गणतंत्र दिवस को देखते हुए तिरंगा झंडा बनाया। कंपटीशन में मैंने 26 जनवरी के लिए मैंने ये सैलड में तिरंगा बनाया है। इसमें मैंने पालक का यूज किया है, मूली का यूज किया है, गाजर का यूज किया है और ककड़ी का यूज किया है। मेरी मम्मी ने कहा कि 26 जनवरी के लिए तुम ये बनाओ सैलड कंपटीशन के लिए, और आज मेरा इनाम भी मुझे दिया गया है। सलाद के जरिए सेहत का पाठ भी बच्चों को पढ़ाया गया, जिसमें बताया गया कि गाजर हो या मूली, पालक हो या चुकंदर शरीर के लिए कितने फायदेमंद हैं। इसमें मौजूद विटामिन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में बताया गया, जो एक तंदुरुस्त जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। सलाद कंपटीशन की गई है, खास करके अभी ग्रीन वेजिटेबल भी मार्केट में अच्छे मिल रहे हैं और साथ में बच्चों को विटामिन्स की, मिनरल्स की जानकारी मिले, इसलिए हमने आज सलाद डेकोरेशन की कंपटीशन की है और उसमें 100 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया है और काफी सारे बच्चों ने तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है। राजकोट के स्कूल में सलाद प्रतियोगिता काफी सुर्खियां बटोर रही है। सभी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। लोगों का मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल खेल में ऐसे आयोजन बच्चों का मानसिक विकास तो करते ही हैं, साथ ही स्वस्थ जीवन जीने की जानकारी भी मिलती है, जो आगे की सफलता के लिए काफी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे आपको दिखाएंगे जेडीयू में गदर। बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की पार्टियां दिल्ली में मुकाबला कर रही है, जहां बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के एक साथ है, तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। सभी पार्टियों ने चुनाव का दारोमदार भी बिहार के नेताओं को ही सौंपा है, लिहाजा इसे बिहार विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। चुनाव दिल्ली विधानसभा का हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी दलों ने भरोसा बिहार के नेताओं पर जताया है। कांग्रेस ने कीर्ति झा आजाद को दिल्ली चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है, तो बीजेपी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को दिल्ली चुनाव सह प्रभारी बनाया है। आरजेडी के दिल्ली प्रभारी बिहार से सांसद मनोज झा हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रभारी संजय झा हैं। बिहार बीजेपी के एक प्रवक्ता का दावा तो यह है कि इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बिहार का होगा। उनका इशारा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की तरफ है। बिहारी जो है अव्वल है, ऊपर है, और इस बार पूरा हम लोगों का विश्वास है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वो भी बिहार के बनने वाले हैं। दिल्ली की राजनीति में बिहार के दबदबे की वजह एनसीआर में बिहारियों की संख्या है। जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा कि सभी जानते हैं कि जब बिहार करवट लेता है तो देश बदलता है। तो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि दिल्ली चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है और पहले दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनेगी और फिर बिहार में बदलाव होगा। अच्छी बात है कि बिहार की राजनीति में पहले भी बिहार जब करवट लेता था तो देश बदलता था। ये सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीति और राजनीतिज्ञ दोनों बड़ी निपुण होते हैं। एक से एक पर्सनालिटी बिहार से निकलता है जो देश के प्रांगण में वो जाने माने चेहरा बनता है। वो लोग अब गठबंधन भी उस तरह बना है, जो बिहार का समीकरण है एनडीए, वहां जेडीयू लोजपा के साथ बीजेपी है, हम कांग्रेस के साथ हैं। तो ये जो ट्रेलर है दिल्ली का, इसमें लालू प्रसाद जी भारी पड़ेंगे, क्योंकि बिहारियों के दिलों में लालू प्रसाद जी बसते हैं। दिल्ली में बिहारियों की आबादी 27% के लगभग बताई जाती है। सभी दलों ने चुनाव में पूरा जोर लगाया है और देखना होगा कि जादू बिहार के किसी नेता का चलता है या फिर जनता केजरीवाल पर भरोसा जताती है। तो इंतजार कीजिए 11 तारीख तक, और 11 फरवरी को ही पता चलेगा कि दिल्ली में किसका सरताज मुख्यमंत्री बनेगा। कैमरामैन नीलमणि के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।